नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए एक कार से 40 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया। और 2019 में आपको बता दें, पुलवामा आतंकी हमले की तर्ज पर इस विस्फोटक को यहां सुरक्षा बलों के किसी काफिले पर हमले के लिए लाए जाने का शक जताया जा रहा है। गाड़ी में सुरक्षा बलों को आईईडी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इसे कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए ब्लास्ट किया गया। एक बड़ी साजिश को यहां पर टाल दिया गया। सुरक्षा बलों को इस बात के इनपुट्स 3 दिनों से मिल रहे थे कि किसी वाहन के जरिए घाटी के दक्षिणी हिस्से में सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा इस बात का भी शक जताया जा रहा है कि बीते दिनों कश्मीर में हिजबुल के टॉप आतंकियों के मारे जाने के बाद इस साजिश को रचा जा रहा था। कार की घेराबंदी किए जाने के बाद इसमें सवार दहशतगर्द अंधेरे का फायदा लेकर भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश के लिए घाटी में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बम डिस्पोजल दस्ते की मदद से आज कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए इस कार को उड़ा दिया गया। माना यह जा रहा है कि इस कार में लाए गए विस्फोटक को कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की मदद से लाया गया था। जिस कार में ये विस्फोटक मिले हैं उस पर एक मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट लगा हुआ था। कश्मीर घाटी का पुलवामा जिला सुरक्षा बलों की मूवमेंट के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता रहा है। फिलहाल आईईडी की बरामदगी के बाद एनआईए को इसकी जांच सौंप दी गई है। पिछले एक वीक से पुलवामा पुलिस को ये इत्तला मिल रहा था, बार बार खबर आ रहा था टेक्निकल एंड से भी, ह्यूमन एंड से, कि जैश मोहम्मद एचएम मिलके एक बहुत बड़ा हादसा करने वाला है। उसमें ये लोग कार्ड बम को यूज कर रहा है। तो कल मॉर्निंग में जब हम लोग का खबर पूरा मैच्योर हो गया तो उसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी ने मिलकर मल्टीपल नाका लगाया। जब नाका पार्टी ने उसको वार्निंग फायर दिया रोकने के लिए तो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। फिर दूसरा पार्टी जब फायर किया, चूँकि अंधेरा था, उसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन गाड़ी वहाँ छूट गया। मॉर्निंग हमारी टीम जब जाके वीडियो स्क्वाड गई, गाड़ी के सर्च किया तो उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पाया गया। फिर वहाँ पर वीडियोग्राफी करा के, फोटोग्राफी खींच के फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया ऑन द स्पॉट। सर, क्या ये मोरल सरप्राइज सेम था जैसे अवंतीपुर? बिल्कुल सर। कोई तंजीम कौन सी? इसमें जैश मोहम्मद का लीड रोल है, उसमें एचएम भी उसको असिस्ट किया है। और वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि घाटी में पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची जा रही है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वैशाली के राघोपुर दियारा में पीपा पुल पर बालू लदे ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हुई, जिसके बाद ट्रैक्टर और बाइक सवार दोनों ही गंगा में डूब गए। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर का ड्राइवर लापता है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ। मृतक का नाम निर्भय कुमार है, जो राघोपुर पूर्वी गांव का रहने वाला था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पीपा पुल पर एक बाइक और ट्रैक्टर में टक्कर होती है। उसके बाद ट्रैक्टर और बाइक दोनों ही गंगा नदी में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। गलती यहां पर जो वहां मौजूद लोग थे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके मुताबिक गलती ट्रैक्टर ड्राइवर की थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई है। और अगली खबर पटना से, जहां बुधवार की रात बेली रोड पर हुए हादसे के बाद भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। पुल निर्माण निगम के गाटर से दबकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन गाटर अब भी वहां मौजूद है और परिजन बच्चों को खोने के गम में डूबे हुए हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। बुधवार की रात पटना के बेली रोड पर ठीक वही स्थान है जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया और 3 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद आज दूसरे दिन जिंदगी धीरे धीरे सामान्य से दिख रही है। बेली रोड पर गाड़ियां
सरपट भाग रही हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर गाड़ियों का परिचालन भी सामान्य रूप से होने लगा है। लेकिन जो जख्म परिवार वालों को मिला है वह जख्म शायद ही कभी भर पाए। फिलहाल यहाँ की तस्वीर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। चूंकि 3 चिराग बुझे हैं 3 घरों के, और कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती है। जो स्थानीय लोग हैं वो अब भी एक जगह इकट्ठे बैठे हुए हैं और फिलहाल तीनों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कानून व्यवस्था के ही लिहाज से यहाँ पर एसआरएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है और इस पूरे मामले की जांच पटना के एसडीएम के नेतृत्व में शुरू कर दी गई है। फिलहाल आज दूसरे दिन पटना के एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच की है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिए हैं और इस सवाल का जवाब देना प्रशासन और पुल निर्माण निगम के लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल जिस तरीके से 4 साल से पुल निर्माण निगम का ये काम चल रहा है, पीछे तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यही वो फ्लाईओवर है, लोहिया चक्र पथ, जहां पर काम चल रहा है और अभी भी एक साइड इसका निर्माणाधीन है। तो यहाँ पर काम फिलहाल रुका पड़ा है कोरोना बंदी की वजह से, लेकिन अब भी जो पुल निर्माण निगम के जो यहाँ पर सारे सामान है और ये एक तकरीबन 8 से 10 टन का जो एक यहाँ पर पुल निर्माण निगम का सामान था, ये गिरा और गिरने के बाद 3 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कैसे होगी एक यक्ष प्रश्न है। चूंकि जांच एक एसडीएम लेवल के ऑफिसर को दिया गया है, तो क्या एक एसडीएम लेवल के ऑफिसर इस पूरे मामले की जांच कर एक निष्पक्ष रिपोर्ट दे पाएंगे? सवाल हमारा नहीं, स्थानीय लोगों का है और देखना होगा इस पूरे मामले की जब जांच होती है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही पथ निर्माण विभाग की तरफ से आई है। तो क्या पथ निर्माण विभाग के लोगों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा या फिर ये सारा मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बोधगया से यांगून जा रहे म्यांमार के 22 नागरिकों को गया एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने तबलीगी मरकज में शामिल होने को लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया है। सभी को दिल्ली पुलिस से संपर्क करने को कहा गया है और दिल्ली पुलिस की एनओसी के बाद ही सभी भारत छोड़कर जा सकते हैं। म्यांमार के 22 नागरिकों को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा गया एयरपोर्ट पर रोका गया है, क्योंकि इन सभी 22 म्यांमार के नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की लुकआउट नोटिस जारी की गई थी। जब ये सभी नागरिक कोलकाता से गया एयरपोर्ट आए थे यंगून जाने के लिए म्यांमार के विशेष विमान से, तो इनका दस्तावेज जांच करने के दौरान इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की लुकआउट नोटिस जो जारी की गई थी वो नज़र आई। उसके बाद जो है इन्हें रोका गया और सूत्रों की माने तो ये जो लुकआउट नोटिस जारी हुई है ये तबलीगी मरकज़ को लेकर जारी की गई है, जो दिल्ली में जो मरकज़ हुई थी जिसमें भारतीयों के साथ ही कई जो विदेशी हैं वो शामिल हुए थे और इनमें से कईयों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआईआर किया गया है, जिसमें कि पर्यटन का वीज़ा लेकर धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का आरोप है। तो अब इन्हें तामीला करा दिया गया है जो ये जो लुकआउट नोटिस है, और इसके बाद इन्हें कहा गया है कि वो दिल्ली पुलिस से संपर्क करें और उसके बाद ही दिल्ली पुलिस जब उन्हें एनओसी देगी तभी वो अपने देश को वापस जा सकते हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। गोपालगंज में गैंगवार और हाल में हुए ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी सतीश पांडे और उनके बेटे फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इसी बाहुबली भाई के दम पर जेडीयू विधायक पप्पू पांडे अपनी सियासी पारी खेलते रहे हैं। पांडे फैमिली का ऐसा वर्चस्व कि नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपी विधायक खुलेआम घूम रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। क्या है इस बाहुबली फैमिली का काला इतिहास? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या मीरगंज से चलती है गोपालगंज की सत्ता? क्या भाई के बाहुबल के दम पर चलता है विधायक का सिक्का? क्या पांडे फैमिली की दबंगई के आगे लाचार है प्रशासन? ये सवाल इसलिए क्योंकि गोपालगंज में जो गैंगवार और खूनी खेल का सिलसिला शुरू हुआ है उसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं, मीरगंज के नया गांव तुलसिया के रहने वाले और कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके बड़े भाई सतीश पांडे ही अंजाम दे रहे हैं।
25 मई को हथुआ में आरजेडी नेता के परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद आरोपी सतीश पांडे और उनका जिला परिषद अध्यक्ष बेटा मुकेश पांडे भले ही पुलिस गिरफ्त में हो, लेकिन अपने इसी बाहुबली भाई के रुतबे की बदौलत जेडीयू विधायक पप्पू पांडे की गिरेबां तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। हथुआ थाने में नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद विधायक बड़े ही ठसक से गोपालगंज में अपने घर पर बैठा है, मीडिया के सामने भी आता है और खुद को जन नेता भी बताता है। वैसे पांडे फैमिली के वर्चस्व को जानने और समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। उत्तर बिहार के कुख्यात सतीश पांडे की ये तस्वीर 14 दिसंबर 2015 की है, जब वो गोपालगंज के चनावे जेल से बाहर निकला था। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में जेल में बंद इस बाहुबली को जैसे ही जमानत मिली, जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। गाजे बाजे और फूल माला लिए समर्थकों की भीड़ और भाई के ठीक बगल में खड़ा पप्पू पांडे। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, समझ आ जाएगा पांडे ब्रदर्स का रुतबा। गाड़ियों की लंबी कतार और सफेद चमचमाती मर्सिडीज कार में शान से अपने घर जाते सतीश पांडे का काफिला बेशकीमती कार का कारवां बता रहा है कि हुजूर मालिक अब जेल से बाहर निकल चुके हैं। समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस प्रशासन चुपचाप खड़ी नजर आ रही थी। पप्पू पांडे तब भी विधायक थे और सरकार भी अपनी थी। भाई को जेल से छुड़वाया और फिर अपने रसूख के बल पर सतीश तब से दोबारा जेल नहीं गया। सतीश पांडे की क्राइम की कानूनी लिस्ट काफी लंबी है। उस पर कई नरसंहार, फिरौती के लिए हत्या, अपहरण सहित करीब 5 दर्जन केस बिहार और यूपी के कई थानों में दर्ज हैं। सतीश पांडे पर पुरखास नरसंहार, चांडी नरसंहार का आरोप है। मीरगंज के पूर्व थानाध्यक्ष पर बम से हमला करने का भी आरोप है। वहीं मीरगंज के पूर्व इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या जैसे संगीन आरोप हैं। बताया जाता है कि सतीश कभी बिहार पुलिस में होमगार्ड का जवान हुआ करता था, लेकिन अपराध की दुनिया से जब नाम जुड़ा तो बिहार ही नहीं पूर्वांचल तक अपना ऐसा सिंडिकेट बनाया कि देखते ही देखते वो गोपालगंज में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ठेकेदारी और जमीन से जुड़े व्यवसाय में उतर आया। पैसा और बाहुबल के दम पर सतीश पांडे का भाई अमरेंद्र भी सियासत में कदम रखा और लगातार चौथी बार कुचायकोट विधानसभा सीट से जेडीयू की टिकट पर जीत दर्ज की। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और जेडीयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी हैं। नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन विधायक हैं कि मीडिया के जरिए सफाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि दबंग परिवार पर शिकंजा कसने से पुलिस आखिर क्यों डर रही है। गोपालगंज के कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। सियासत से ज्यादा इस बाहुबली नेता की चर्चा दबंगई के लिए होती रही है। यही वजह है कि उनके खिलाफ 1-2 नहीं 10 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। गोपालगंज से लेकर पटना के थाने तक में जेडीयू विधायक के खिलाफ रपट लिखाई गई है। सालों से अलग अलग केस चल रहे हैं, लेकिन विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई। चौथी बार कुचायकोट विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले इस दबंग नेता पर सालों से कानूनी शिकंजा नहीं कस सका। आखिर इस रसूखदार और कद्दावर नेता की गिरेबां तक क्यों कानून के हाथ नहीं पहुंच पा रहे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हत्या, रंगदारी सहित कई मामले जिनमें प्राथमिकी दर्ज हुई है, उनमें से ज्यादातर केस के गवाह ऐन वक्त पर या तो मुकर गए या फिर अपराध से जुड़े साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे ही नहीं। 25 मई को गोपालगंज के हथुआ इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर केस में लगे आरोपों को खारिज करते हुए पप्पू पांडे खुद को जननेता बता रहे हैं और सरकार के सुशासन की दुहाई भी दे रहे हैं। मैं भी कोई चोर बदमाश नहीं हूं, मैं भी राजनेता हूं। अगर अपराधी रहते, क्रिमिनल रहते तो मैं विधानसभा में पहुंचने का काम नहीं करते। और जहां तक हमारी नेता की बात है तो हमारे नेता न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। अगर बचाने वाला होता तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते। विधायक पप्पू पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे जो ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए हैं,
उनका नाम बिहार के चर्चित बाहुबलियों में शुमार है। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड का आरोपी रह चुके हैं सतीश 2015 में जेल से छूटे। गोपालगंज, सीवान सहित कई जिलों में उनके खिलाफ मुकदमे हैं। हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी और लूट के 51 मामले दर्ज हैं। पुलिस की नजरों में फरार विधायक न्यूज 18 के कैमरे पर आकर तो सफाई दे गए। अब बारी पुलिस प्रशासन की है कि लुका छिपी का खेल बंद कर बाहुबली विधायक को सलाखों तक पहुंचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सवाल जस के तस हैं कि आखिर कब पुलिस दबंग विधायक को गिरफ्तार करेगी, और इसका जवाब जल्द मिले ऐसा हर कोई उम्मीद कर रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना में एक पुलिस वाले और डॉक्टर के बीच नोकझोंक का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों एक दूसरे को धमकी देते नजर आ रहे हैं। नोकझोंक का वीडियो इनकम टैक्स चौराहे के पास मौजूद गार्डिनर हॉस्पिटल का है, जहां किसी काम को लेकर एक पुलिस वाला हॉस्पिटल गया था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी। तीखी बहस थोड़ी देर बाद गाली गलौज तक पहुंच गई। जिस दारोगा से डॉक्टर की बहस हो रही है, वो दारोगा कोतवाली थाने में पोस्टेड है। अरे आप लोग झूठ मूठ का मैंने जो भी है ना जानते हैं आप लोग कि भैया आपको जाना है वहां तो आप जाना नहीं। 25 मई से देश भर में विमान सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। पटना से भी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू की गई है। इन विमानों से पटना आने वाले यात्रियों की तादाद तो ठीक है, लेकिन पटना से बाहर जाने वाले विमानों में यात्रियों का भारी टोटा है। जितने हवाई यात्री पटना पहुंच रहे हैं, उससे आधी संख्या में भी यात्री बाहर नहीं जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया है हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। देश भर में विमान सेवा शुरू हो चुकी है और पटना में कई शहरों से फ्लाइटें आ रही है और यहां से जा भी रही है। लेकिन एक जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि जो बाहर से लोग बिहार तो आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, लेकिन पटना से जो दूसरे शहरों के लिए जो फ्लाइटें चल रही है उसमें न के बराबर पैसेंजर है। आधे पैसेंजर को लेकर यहां से फ्लाइटें जा रही है, यानी कि लोग परहेज कर रहे हैं बाहर दूसरे राज्यों में जाने से, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की मार है उसके बाद लोग डरे हुए हैं। ये देखिए आप, एग्जिट पॉइंट है ये, और यहाँ पर खाली आपको आने वाले जो लोग हैं वो दिखेंगे, भीड़ दिखेगी, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर बहुत भीड़ नहीं है। आपको मैं आंकड़ा बता दें कि 25 मई को 1570 यात्री बिहार आए थे, पटना आए थे फ्लाइट से, और 789 लोग ही यहाँ से गए थे। उसी तरह 26 मई को 1451 जो पैसेंजर्स हैं वो पटना आए थे, और 584 पैसेंजर ही यहाँ से टिकट कटाकर दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में गए थे। इसी तरह आज का आंकड़ा है 1728 लोग अब तक आए हैं, लेकिन जाने वाले 687 लोग ही हैं। यानी कि जो फ्लाइटें पटना से बाहर जा रही हैं उसमें आधे पैसेंजर्स भी नहीं हो रहे हैं। आप समझिए करीब कई शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है, लेकिन भीड़ जो है वो जाने वाले जो फ्लाइट है उसमें कम ही दिख रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप पटना के ही हैं? जी। अच्छा, तो लॉकडाउन के चलते फंसे हुए थे, आए हैं? हाँ। अब जाना भी चाहेंगे आप लोग? फिर बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, अब तो ये स्थिति है, जिस तरह से पैसेंजर्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन में फंसे हुए थे और इस वजह से अब लौट रहे हैं और जाने की इच्छा नहीं है फिर दोबारा। तो आप समझिए कि किस तरह से परेशानी जो है वो लोगों में दिख रही है, और यही ना कहीं इसी चीज की मार फ्लाइटों पर भी पड़ रही है, क्योंकि जो पटना से बाहर जो फ्लाइटें जा रही है उसमें आधे पैसेंजर्स ही हो पा रहे हैं। यानी कि ये साफ है कि इन फ्लाइटों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। दूसरे राज्यों से ट्रेनों के परिचालन के बाद गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट पर मजदूरों की संख्या कम हो गई है। बिहार यूपी सीमा पर अब गिने चुने मजदूर ही पहुंच रहे हैं, जिसके बाद गोपालगंज से बिहार के दूसरे जिलों के लिए ट्रेनें कम कर दी गई हैं। हम खड़े हैं गोपालगंज के जलालपुर चेकपोस्ट के पास, और यहाँ पर जो यूपी और बिहार के दूसरे राज्यों से
लगातार जो मजदूरों के आने का सिलसिला था वो लगभग खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो इक्का दुक्का लोग ही हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं चेक पोस्ट पर, और कल तक इसी चेक पोस्ट पर 10,000 से 20,000 लोग प्रतिदिन यहाँ पहुँचते थे। और इन सभी मजदूरों को उनके गृह जिले में पहुँचाने के लिए गोपालगंज जिला प्रशासन और रेलवे के द्वारा 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी। लेकिन जब मजदूरों की संख्या कम हो गई है और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जिलावार काउंटर बनाया गया था वो काउंटर पर लोग नहीं हैं, यहाँ पर सारे स्टाफ को हटा दिया गया है। और जो मजदूरों के लिए टेंट लगाए गए थे, खाने की व्यवस्था की गई थी, सब कुछ अब लगभग जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया है और यहाँ पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। तो गोपालगंज के डीएम ने साफ कहा है कि मजदूरों के आने का जो सिलसिला है वो कम हुआ है, और जिसकी वजह से जो 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही थी अब उन ट्रेनों की संख्या भी कम की जाएगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन का अनुपालन दानापुर रेल मंडल कार्यालय में किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये दानापुर डीआरएम कार्यालय है, देख सकते हैं यहाँ पे मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय दानापुर मंडल पूर्व रेलवे का ये कार्यालय है। और यहाँ पे जो है आए दिन जब से ये कार्यालय पूर्ण रूप से संचालित होना शुरू हुआ है तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार इस तरह से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जो कर्मी हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। तो यहाँ आते हैं, सबका करते हैं। आपसे आपको यहाँ रखा गया है, रेलवे की आप? रेलवे से हैं। रेलवे अस्पताल से आई हैं और ये बता रही हैं कि यहाँ पे सभी लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंस उसका अनुपालन यहाँ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि वो सर्किल बनाया गया है और एक एक सर्किल में लोगों को आकर के खड़ा होना होता है और उसके बाद उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है। पूरे तौर पे कर सकते हैं कि कोरोना से बचने को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसका यहाँ पे अनुपालन किया जा रहा है। चाहे यहाँ पे डीआरएम हो या रेलवे के कोई भी स्टाफ, सभी को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। बिना गुजरे हुए किसी को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं है, जो कहीं न कहीं इस बात को तस्दीक करती है कि रेल मंत्रालय, रेल विभाग जो है वो पूरी तरह से सजग है कोरोना से बचने को लेकर के और अपने कर्मियों को बचाने के लिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देख लेते हैं कुछ फटाफट खबरें। बेगूसराय के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अधिकारियों की लापरवाही को बताया मौत की वजह। छपरा में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार लोगों ने मारी गोली, अपराधी अब तक गिरफ्त से बाहर। कैमूर के रामगढ़ में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, सेंटर पर बद इंतजामी का लगाया आरोप। सासाराम में असामाजिक तत्वों ने घर में घुसकर की महिलाओं की पिटाई, एक महिला को आई गंभीर चोट। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज, संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी। खबरें लगातार जारी है, बने